हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमी के लेवल पे इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम कैसे डिटरमिन होता है। तो चलिए आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम इनकम पे जाने के पहले एक इस कॉन्सेप्ट पे नजर डाल लेते हैं, एक्स एंटी या एक्स पोस्ट किसे कहते हैं। तो ये क्योंकि ये आगे बहुत जगह काम आएगा हमें जीडीपी के इक्विलिब्रियम जीडीपी के डिसीजन में, डिटर्मिनेशन में, इक्विलिब्रियम आउटपुट के डिटर्मिनेशन में एक्स एंटी एक्स पोस्ट, तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो एक उदाहरण से मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले जैसे हमेशा मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि मान लीजिए हम किसी स्टोर पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। मान लिया कि हम एक मोबाइल स्टोर पे जाते हैं कोई मोबाइल लेने के लिए। हम प्लान करके जाते हैं अक्सर कि जैसे हमें 15,000 रुपए का कोई एक अच्छा मोबाइल लेना है, स्मार्टफोन लेना है। लेकिन जब हम स्टोर में जाते हैं, स्टोर वाला हमें कुछ दिखाता है और कई सारे मॉडल्स दिखाता है और फीचर्स के बारे में बताता है। तो एक्चुअली एंड में क्या होता है कि हम जाते तो हैं 15,000 का सोच करके मोबाइल लेने के लिए, बट वी एंड अप बाइंग मोबाइल ऑफ अ हायर वैल्यू। मतलब हम मोबाइल, एक ज्यादा कॉस्टली मोबाइल खरीद करके वापस आते हैं। वो मोबाइल हो सकता है 20,000 का, 25,000 का मोबाइल या कई बार 30,000 का भी मोबाइल हम लेकर के आते हैं। तो जाने के पहले तो हमने प्लान किया था कि हम 15,000 का लेकर के आएंगे, लेकिन जब हम लेकर के वास्तव में खरीद करके वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि हमने 20,000 या 25,000 या इवन 30,000 तक का मोबाइल खरीद करके हम वापस लौट रहे हैं। तो ये अंतर जो है दोनों का, जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअली में हमने परचेज किया या काम किया, वो एक्स एंटी और एक्स पोस्ट कहलाता है। जब हम प्लान करते हैं उसे हम एक्स एंटी कहते हैं, और जो हम एक्चुअली में करते हैं या परचेज करते हैं या काम करते हैं वो एक्स पोस्ट कहलाता है। तो ये डिफरेंस से आपको एक्स एंटी और एक्स पोस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। यानी काम, किसी भी काम के करने के पहले जो हम प्लान करते हैं वो एक्स एंटी है, और जो काम करने के बाद में एक्चुअली जो होता है, जो हम करके आते हैं, वो एक्स पोस्ट कहलाता है। तो अब इकोनॉमी में इसका क्या उपयोग है। इकोनॉमी के लेवल पे इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसा जो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ते आए हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये सब जो हैं, ये सब एक्स एंटी और एक्स पोस्ट में डिफाइन होते हैं। एक्स एंटी कंजम्पशन क्या था, एक्स पोस्ट कंजम्पशन क्या है। यानी साल के शुरुआत में हमने कंजम्पशन कितना प्लान किया था और साल के अंत में एक्चुअल कंजम्पशन कितना होता है इकोनॉमी के लेवल पे। या कि साल के शुरुआत में इकोनॉमी के लेवल पे इन्वेस्टमेंट कितनी प्लान की गई थी और इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में इकोनॉमी के लेवल पे साल के अंत में कितना होता है। ये सब एक्स एंटी और एक्स पोस्ट है, कॉन्सेप्ट है कि, और इसलिए इनका उपयोग इन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीडीपी के निर्धारण में, आउटपुट के निर्धारण में इन सभी कॉन्सेप्ट्स का बहुत इस्तेमाल होता है। जब हम देखेंगे आगे कि जब जीडीपी की बात करेंगे तो एक्स एंटी जीडीपी, यानी साल के शुरुआत में जीडीपी कितनी तय की गई थी और साल के अंत में जीडीपी कितनी निकल के आती है, तो ये एक्सपो एंटी जीडीपी और एक्सपोज जीडीपी का भी कॉन्सेप्ट जो है वो निकल करके आएगा, जो हमें, इस वजह से हमें ये एक्स एंटी और एक्सपोज समझना बहुत जरूरी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में हम पढ़ेंगे, वहाँ ये इसे फिक्स्ड प्राइसेस को लेकर के पढ़ेंगे। यानी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट का निर्धारण उस केस में जबकि सारी प्राइसेस जो हैं फिक्स्ड हैं। और याद रखिए कि प्राइसेस जो हैं फिक्स्ड वो शॉर्ट रन में होती हैं। तो शॉर्ट रन में प्राइसेस को फिक्स्ड मान करके चलते हैं, और इसी वजह से अभी हम इस चैप्टर में, 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर में हम जब इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात करेंगे तो वो हमेशा फिक्स्ड प्राइसेस को लेकर के ही करेंगे। जब प्राइसेस वेरी करती हैं और जब प्राइसेस फिक्स्ड होती हैं तो दोनों का असर इन इक्विलिब्रियम आउटपुट पे के डिटर्मिनेशन पे पड़ता है। लेकिन चूंकि इस केस में हम फिक्स्ड प्राइसेस को लेकर के चलेंगे तो हम ये देखेंगे कि शॉर्ट रन में जब प्राइसेस फिक्स्ड हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम आउटपुट के डिटर्मिनेशन में। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस फिक्स्ड हैं तो उन प्राइसेस, उस फिक्स्ड प्राइसेस का एग्रीगेट डिमांड पे और एग्रीगेट सप्लाई पे क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, और उस वजह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा
हमारे इक्विलिब्रियम आउटपुट के डिटर्मिनेशन पे क्या फर्क पड़ता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जब एडी कर्व शिफ्ट करती है, यानी डिमांड के शिफ्ट होने के वजह से, डिमांड में परिवर्तन आने के वजह से जब एडी कर्व ऊपर या नीचे शिफ्ट करती है, तो उसके वजह से इक्विलिब्रियम आउटपुट के डिटर्मिनेशन पे क्या फर्क पड़ता है। एक बात ध्यान रखने की है कि फिक्स्ड प्राइसेस से हमारा मतलब क्या है। फिक्स्ड प्राइसेस से मतलब यह है कि जब प्राइसेस कांस्टेंट रहती है, यानी ना प्राइसेस बढ़ती है ना घटती है, और हो सकता है कि डिमांड या सप्लाई के कंडीशंस में शॉर्ट रन में फर्क आए, डिमांड बढ़ जाए या घट जाए, सप्लाई बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन प्राइसेस फिक्स्ड रहती हैं, प्राइसेस में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि प्राइसेस जो है सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस, दे टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दीज कंडीशंस, यानी अगर डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस को एडजस्ट होने में, उसके हिसाब से प्राइस को बढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है, या डिमांड घट जाती है तो भी प्राइस को थोड़ा टाइम लगता है डिमांड को के हिसाब से कम होने के लिए। उसी तरीके से सप्लाई के साथ भी वही बात है, सप्लाई और प्राइस में भी वही रिलेशनशिप है। तो ऐसा होता है कि प्राइस, सप्लाई और डिमांड के घटने बढ़ने से प्राइस में जो कमी या बढ़ोतरी होनी चाहिए उसमें चूंकि थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए प्राइसेस को शॉर्ट रन में फिक्स्ड माना जाता है। एक और जो जरूरी बात है वो ये कि सिंगल फर्म जो है, एक इंडिविजुअल फर्म, वो प्राइस को पूरे नेशनल इकोनॉमी के लेवल पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। बिकॉज क्या होता है, वो एक बहुत छोटा क्वांटिटी जो है कंट्रीब्यूट करती है किसी भी प्रोडक्ट का पूरे नेशनल इकोनॉमी के लेवल पे। तब क्या हो जाता है, फर्म जो है वो एक इंडिविजुअल प्राइस टेकर हो जाती है शॉर्ट रन में, यानी कि शॉर्ट रन में जो प्राइस प्रिवेल कर रही है इकोनॉमी में, उसी प्राइस पे उसे सप्लाई करना है। हेंस उससे क्या होता है कि प्राइस जो है फिक्स्ड होती है, प्राइस पे शॉर्ट रन पे कोई कमियां बेसी नहीं आती है। अब जैसे ये सिंगल फर्म का मैंने अभी मेंशन किया, तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई भी एक कंपनी है, जैसे मारुति कंपनी है। तो मारुति कंपनी को अपने अगर गाड़ियों के प्राइस को फिक्स करने के लिए उसे ये देखना होगा कि नेशनल लेवल पे गाड़ियों की प्राइस की गाड़ियों की क्या प्राइस है, और जिस तरीके के प्राइसेस प्रिवेल कर रहे हैं उन्हीं पे वो सप्लाई करेगी। अपने से वो अगर प्राइसेस पे ज्यादा कमी करने की या बढ़ोतरी करने की कोशिश करती है, तो उसका फर्क उसके सप्लाई या डिमांड दोनों पे पड़ सकता है। इस वजह से एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो कभी भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं कर सकती है नेशनल इकोनॉमी के लेवल पे अपने प्रोडक्ट को लेकर के। तो ये इस वजह से एक सिंगल फर्म हमेशा वो प्राइस टेकर की तरह काम करती है, प्राइस इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो आती है वो ये कि अगर प्राइसेस कांस्टेंट हैं शॉर्ट रन में, तो ये अज्यूम किया जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनफाइनाइटली इलास्टिक है, यानी कि अगर कोई भी प्राइस होगी तो उस प्राइस पे सप्लायर्स जो हैं वो किसी भी अमाउंट को, किसी भी क्वांटिटी को सप्लाई करने के लिए विलिंग होंगे या वो सप्लाई करने को तैयार होंगे। जो भी कंज्यूमर्स डिमांड कर रही होगी, जो भी कंज्यूमर्स की टोटल डिमांड होगी नेशनल इकोनॉमी के लेवल पे, उस क्वांटिटी को सप्लायर्स उस प्राइस पे सप्लाई करने के लिए अवेलेबल होंगे, वो तैयार रहेंगे। तो इसके वजह से ये अज्यूम किया जाता है कि शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई वो इनफाइनाइटली इलास्टिक होती। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो सप्लाई इनफाइनाइटली इलास्टिक नहीं होती, अज्यूम की जाती, तो क्या होगा फिर? एक्सेस सप्लाई होगी, और एक्सेस सप्लाई के केस में क्या होगा कि प्राइसेस फिर चेंज करेगी, और प्राइसेस चेंज करके डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करेगी, एंड फिर वो उसके वजह से इक्विलिब्रियम में फर्क पड़ेगा। जब एक्सेस सप्लाई होगी तो क्या होगा? प्राइस को कम होना होगा, प्राइस कम होगी तो उसका डिमांड फिर बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो फिर वो सप्लाई बढ़ेगी, सो दैट की जो एक्सेस सप्लाई थी वो एब्जॉर्ब हो सके, तो वो नया लेवल इक्विलिब्रियम का फिर उस केस में डिटरमिन होता है। इसलिए शॉर्ट रन में जब प्राइसेस फिक्स्ड होती हैं तो इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड बाय द एग्रीगेट डिमांड,
ये माना जाता है कि इक्विलिब्रियम के डिटर्मिनेशन में एग्रीगेट डिमांड मेजर रोल प्ले करती है और इस वजह से इसे हम इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल भी कहते हैं। इफेक्टिव डिमांड क्या है? इफेक्टिव डिमांड इज द टोटल डिमांड विच इज मेट बाय कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई लेवल। यानी इफेक्टिव डिमांड कंज्यूमर का वो डिमांड है जो सप्लाई के द्वारा फिर उसे पर एक बात ध्यान रखने की है, वो है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट सप्लाई जिसे हम एएस से भी डिनोट करते हैं। एएस एग्रीगेट यानी कि एग्रीगेट सप्लाई वो डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है इकोनॉमी का जो की प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करने का प्लान करते हैं, विश करते हैं। वो इट इज द लेवल ऑफ जीडीपी जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस करने का प्लान किया गया है। उसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड यानी कि जिसे हम एडी से डिनोट करते हैं, एडीपी जीडीपी का वो लेवल है, वो हिस्सा है जो कि बायर्स प्लान करते हैं यानी कि विश करते हैं टू परचेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब इक्विलिब्रियम आउटपुट या जीडीपी, उससे का क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि वो जीडीपी का वो स्तर वेयर द जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जितना उन्होंने प्लान किया है प्रोड्यूस करने का और जो बायर्स हैं जिन्होंने प्लान किया है परचेज करने का, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया है प्रोड्यूस करने का वो बराबर होता है किसके? वो बराबर होता है जो कंज्यूमर्स ने प्लान किया है परचेज करने का। यानी कंज्यूमर्स का डिमांड के बराबर बराबर प्रोड्यूसर्स की सप्लाई होती है। उसे हम इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम जीडीपी के नाम से भी पुकारते हैं। और ये माना जाता है कि देयर इज नो एक्सेस प्रोडक्शन और अनवांटेड स्टॉक्स विद द प्रोड्यूसर्स। यानी प्रोड्यूसर्स के पास में कोई एक्सेस प्रोडक्शन या अनवांटेड स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक नहीं है। अब देखिए इक्विलिब्रियम के डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम आउटपुट के डिटर्मिनेशन पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसा अभी मैंने मेंशन किया कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिटरमिन करती है इक्विलिब्रियम इन द फिक्स्ड प्राइस मॉडल। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का मेजर रोल होता है। तो आइए एक टू सेक्टर इकोनॉमी का एग्जांपल लेते हैं जहां पे कि टू सेक्टर इकोनॉमी में एक तरफ हाउसहोल्ड्स हैं और एक तरफ फर्म्स हैं। तो उस केस में इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे डिसाइड होगा? जैसा कि आपको पता है कि टू सेक्टर मॉडल में एडी जो है वो इक्वल होता है, वो बराबर होता है किसके? सम ऑफ कंजम्पशन एंड सम ऑफ इन्वेस्टमेंट के। यानी एडी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एडी को जिसे हम सी एंड आई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे कंजम्पशन को हम कंजम्पशन फंक्शन के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट फंक्शन के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं और सप्लाई को एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन यानी कि एएस फंक्शन के द्वारा भी हम अब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम सभी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई को समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के द्वारा। इस ग्राफ को आपने पहले भी सप्लाई फंक्शन के वीडियो में देखा होगा, उसे फिर हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया है। डायग्राम में क्या है? एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है एम्प्लॉयमेंट इनकम या जीडीपी को एंड वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है एग्रीगेट सप्लाई को। जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे इनकम या एम्प्लॉयमेंट या जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे आप देखेंगे कि वाई एक्सिस पे वो सप्लाई भी बढ़ती है। यानी जब इनकम या एम्प्लॉयमेंट 40 के लेवल पे है तो उसी तरीके से सप्लाई भी 40 पे है और जब वो 80 होता है तो वो 80 सप्लाई भी बढ़ करके 80 हो जाती है। यहाँ ये जो बीच में आपको ओजेड एक्सिस दिख रही है वो ओजेड एक्सिस 45 डिग्री के एंगल पे इस एक्सिस को इनकम के द्वारा शो किया जाता है। इस एक्सिस के द्वारा हम इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकम यानी कि जिसे y से डिनोट करते हैं और जो y जो है वो ये अज्यूम किया जाता है कि C प्लस S यानी कि कंजम्पशन और सेविंग के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। यानी कि जितनी भी इनकम है वो या तो कंजम्पशन में जाती है या सेविंग में जाती है। यहाँ पर इस एक्सिस पे ये भी है शो कर जब भी हम इस एक्सिस पे सप्लाई को शो कर रहे हैं तो ये डिनोट होता है, ये क्लियर होता है कि जितनी इनकम है, जितनी एम्प्लॉयमेंट है उतनी ही लेवल पे सप्लाई भी है। यानी कि सप्लाई
और इनकम जो है या एम्प्लॉयमेंट उसका लेवल बराबर चलता है, यानी जैसे जैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है वैसे वैसे ही सप्लाई भी आगे बढ़ती है। और इस लेवल पे ये एक और चीज जो ग्राफ हमें बताती है वो ये कि अलग अलग लेवल पे कॉस्ट जो होगी, अलग अलग कॉस्ट पे सप्लाई क्या होती है। तो ये अभी हमने एग्रीगेट सप्लाई को देखा। ये एग्रीगेट सप्लाई में कुछ भी नया नहीं है, या पहले भी वीडियो में देख चुके हैं एग्रीगेट सप्लाई कि जिस तरीके से इनकम या एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है वैसे ही सप्लाई भी बढ़ती है। अब दूसरी बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में शॉर्ट रन में जब प्राइसेस फिक्स्ड हैं उस केस में इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस माना जाता है, यानी कि वो इनकम से फ्री है, यानी वो फिक्स्ड है। इनकम जितने भी बढ़ेगी लेकिन इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है, फिक्स्ड रहता है, क्योंकि शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट जल्दी चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए इनकम को फिक्स्ड माना जाता है। वो उसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम शो करते हैं, और ये अज्यूम किया जाता है कि अगर इनकम बढ़ती भी है तो भी इन्वेस्टमेंट उतनी ही फिक्स्ड रहेगी। इसलिए इस वजह से उसे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन के द्वारा शो करते हैं, जिसे आई आई के रूप में दिखाया जा सकता है। एक जो दूसरी बात है वो है कंजम्पशन की। कंजम्पशन डिमांड एक ध्यान रखने की बात यह है कि कंजम्पशन जो डिमांड है वो कंजम्पशन हमारा डिपेंड करता है इनकम पे, और दूसरा है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे, यानी कि कितना हमारा डिजायर होगा, कितना हमारा इंटेंशन होगा कंज्यूम करने का। अब ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जैसा हमने पहले देखा है, वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। और वो फैक्टर्स क्या क्या है? प्राइस लेवल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर प्राइसेस ज्यादा होगी तो हमारा इंटेंशन जो है या डिजायर जो है, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो कम होगा। और प्राइसेस अगर कम होगी तो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगा। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो फिर से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घट जाएगा, और इंटरेस्ट रेट अगर कम होगी तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाता है। उसी तरीके से अगर हमारे पास स्टॉक ऑफ वेल्थ हाई है तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होता है, और अगर वेल्थ का स्टॉक कम होगा तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है। तो इस वजह से जैसा कि हम जानते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन वो डिपेंड करता है इनकम पे, और साथ ही साथ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आइए अब हम देखते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन किसे कहते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन किसे कहते हैं। ये तो खैर आपने समझ लिया है, बट एग्रीगेट कंजम्पशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, यहाँ पे कंजम्पशन, एग्रीगेट कंजम्पशन को CC1 लाइन के द्वारा शो किया गया है, और एक्स एक्सिस पे इनकम को प्रेजेंट किया गया है, और वाई एक्सिस को पे कंजम्पशन को प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ये, यानी कि जब इनकम हमारी जीरो है तब भी कंजम्पशन जीरो नहीं होती है, बिकॉज कुछ कंजम्पशन तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और इसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। तो ये CC1 यहाँ हमें अलग अलग इनकम पे हमारा कंजम्पशन शो कर रही है। इस लाइन पे, OZ लाइन पे, जो कि 45 डिग्री की लाइन है, उस लाइन पे जब भी हम अगर रहोगे तो अलग अलग पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हमारा जितना भी इनकम होगा वो कंजम्पशन के बराबर होगा। यानी जब भी हम इस पॉइंट पे होंगे, जैसे इस पॉइंट का हम एग्जांपल लें जहां पे से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके Y0 पे लाया गया है, तो ये शो करती है ये पॉइंट कि Y0 इनकम जब हमारा है तो हमारा इनकम बराबर है कंजम्पशन के। तो जितना भी इनकम हो रहा है वो सब कंज्यूम किया जा रहा है। उसी तरीके से अगर बढ़ करके वो यहाँ पे हम आ जाए और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस इनकम लेवल पे हमारा जो है वो कंजम्पशन यहाँ पे इतना होगा। वो ये शो करेगा कि जब भी हम OZ लाइन पे हैं, यानी 45 डिग्री वाले लाइन पे हैं, तो इनकम और कंजम्पशन सेम है। लेकिन जब हम ये एक्चुअल कंजम्पशन जो हमारा हो रहा है, तो उसको अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है तो हमारा कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो रहा है। शुरू में कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे शुरुआत में देखें, बिल्कुल इस जगह पे, तो इस जगह पे आप देखेंगे कि जितना इनकम है उससे ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है यहाँ, यानी यहाँ पे डिस सेविंग हो रही है। जो डिस सेविंग का कॉन्सेप्ट पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा। तो पहले से जो हमने सेविंग करके रखी है वो सेविंग खर्च हो रही है क्योंकि इनकम से ज्यादा कंजम्पशन है। लेकिन
इस पॉइंट पे y0 के पॉइंट पे पहुंच करके इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, सेविंग होने लगती है, यानी जितना इनकम है उससे कम कंजम्पशन है। तो अगर हम इस पॉइंट का एग्जांपल लें तो आप देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे इनकम तो इतनी है लेकिन कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन सिर्फ इतनी ही है। तो ये जो गैप आ रहा है OZ लाइन और CC1 लाइन के बीच में, ये हमारी सेविंग है। तो जैसे जैसे हम इनकम हमारी बढ़ती जाएगी हमारी सेविंग भी बढ़ रही है और क्या हो रहा है, कंजम्पशन कम होता जा रहा है। और इसका क्या कारण है, जैसा हमने पहले देखा है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो धीरे धीरे हायर इनकम पे कम होती जाती है। यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी जैसे जैसे पर यूनिट ऑफ इनकम बढ़ता है उसके अगेंस्ट में पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन उसी रेट से नहीं बढ़ती है बल्कि वो स्लोअर रेट से, कम रेट से बढ़ती है, जिसके वजह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होते जाती है और हमारी सेविंग बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से हम अपने इकोनॉमी में कंजम्पशन को भी डिनोट कर सकते हैं। अब आइए ग्राफ पर नजर डालते हैं फिर से एक बार, जिसमें हमने सब कुछ को कंबाइन कर दिया है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इनकम है जैसा हमेशा होता है, वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर आपने देखा है एक्सपेंडिचर क्या है, वो या तो कंजम्पशन है या इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो क्या चीज पे हो रहा है, वो या तो कंज्यूम हो रहा है या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी हमने इन्वेस्टमेंट देखा था कि इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग इनकम लेवल पे शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होती है। यानी अगर हमारा इनकम लेवल 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, 100 होगा, जैसे जैसे भी बढ़ेगा, लेकिन आप देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 का 20 पे ही फिक्स्ड है। अब अगर साथ में ये कंजम्पशन की लाइन भी है, कंजम्पशन को शो कर रही है हमारे, जब हमारा इनकम 0 है तब हमारा कंजम्पशन कितना है, 30 पे है। ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इनकम के बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ता है। अब इसके साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दें तो हमें अपना एक्सपेंडिचर पता चलता है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है 20। तो ये जैसे जैसे हम जोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, तो आप बगल के टेबल पे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन 30 है और इन्वेस्टमेंट 20 है। तो उस केस में C+I यानी एग्रीगेट डिमांड जो है टोटल मिल करके वो 50 होती है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है। आखिर डिमांड होगी वो कहाँ जाएगी, या तो कंजम्पशन के लिए डिमांड होगी या इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड होगी। तो इस वजह से हमारा जब इनकम 0 है तब भी एग्रीगेट डिमांड 50 के बराबर है। जब हमारा इनकम 20 पे आ जाता है तो कंजम्पशन तो बढ़ करके 30 से 40 हो जाता है, इनकम इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहती है, 20 पे रहती है। तो क्या हो गया, जब 20 इनकम है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मिलकर के 60 हो जाता है। तो यहाँ पे 20 में आप देखिए तो ये मिलकर के यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे 60 है। इसी तरीके से जब हम बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि जब हम 100 पे आते हैं, यानी जब हमारा इनकम लेवल 100 है तो कंजम्पशन 80 हो जाता है। कंजम्पशन उस समय 80 पे है यहाँ पे, और कंजम्पशन 80 के साथ साथ हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 पे फिक्स्ड है। तो वो एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मिलकर के वो यहाँ पे 100 हो जाता है। यानी इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है। इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर जिस पॉइंट पे हैं वो देखिए फिर से OY लाइन है या OZ लाइन जिसे हम कहते हैं, या OY के द्वारा जिसको ये शो करते हैं, ये 45 डिग्री का लाइन, जहाँ पे ये इस लाइन पे जब भी हम रहेंगे तो वो ये मतलब होगा कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी जितना हमारा इनकम है वो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा में जा रहा है। तो यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे कि वो कहाँ पे बराबर हो रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर। जब हमारा इनकम है 100 तो एक्सपेंडिचर भी 100 है। और ये एक्सपेंडिचर क्या चीज से मिलकर के बना है, जैसा आप देख रहे हैं C+I से, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन है, जिसमें हमने कंजम्पशन को भी इंक्लूड किया है, इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड किया है। अब उसी पिछले एग्जाम्पल के बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम आउटपुट को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं, ग्राफ के द्वारा देखते हैं, एक टेबल के द्वारा उसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि जब हमारा इनकम लेवल 100 पे है, तो जब इनकम 100 है तो हमारा एक्सपेंडिचर भी वो 100 है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है,
AD और AS वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन होता है। और वो क्या है, AD कर्व को हम यहाँ पे इस लाइन से, ब्लू लाइन से शो कर रहे हैं, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्रेस करता है। और उसी के साथ साथ ये यहाँ पे सप्लाई भी है, क्योंकि इनकम और सप्लाई, एग्रीगेट इनकम जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये आपने पहले भी देखा है एग्रीगेट सप्लाई के केस में कि जो इनकम है वो पूरी की पूरी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो उसी लेवल पे सप्लाई भी उसी हिसाब से बढ़ती है। और जब इनकम लेवल पे जो सप्लाई डिमांड के बराबर होती है, वो ये 45 डिग्री के लाइन पे जो दोनों हैं वो सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो वही इक्विलिब्रियम पॉइंट इकोनॉमी में माना जाता है। और वो उसी को यहाँ पे ग्राफ के द्वारा शो किया गया है। जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के अंदर में अभी जैसा हमने देखा था कि जब हमारा इनकम 100 है तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मिल करके जो है वो एग्रीगेट डिमांड 100 हो जाती है। और एग्रीगेट डिमांड के ही साथ साथ के हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई भी है वो भी 100 है। यानी डिमांड तो हमारा अगर 100 है, जब हमारी इनकम 100 है तो सप्लाई भी 100 है। और इस पॉइंट पे आकर के जो L है एक्स एक्सिस पे पॉइंट, तो उस एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है E, जहां पे एग्रीगेट डिमांड कर्व और ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये बराबर होती है, दोनों को इंटरसेक्ट करती है और दो वहां पे इक्विलिब्रियम हमारा डिटरमिन होता है। मैं यहाँ पे फिर से एक बार हाईलाइट कर दूं कि जैसे एक्स एक्सिस पे इनकम या एम्प्लॉयमेंट को हम शो करते हैं, और ये मैंने अभी पिछले ग्राफ पे दिखाया था इसी वीडियो में कि एम्प्लॉयमेंट जैसे बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। और ये अज्यूम किया जाता है कि कोई भी अनसोल्ड सप्लाई नहीं है, तो जितनी एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ही सप्लाई भी होगी। तो एक्स एक्सिस पे इनकम या एम्प्लॉयमेंट को या जीडीपी को हम जब एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये अज्यूम किया जाता है कि जब कोई अनसोल्ड सप्लाई नहीं है, कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं है, तो जितना इनकम या एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट है वो उतना ही सप्लाई पूरा हो रहा है। कहीं पर कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, कोई भी अनसोल्ड स्टॉक नहीं है। और इसी वजह से ये उस केस में ये जो ओ वाई लाइन है, जिसे कि उसे हम एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा भी शो करते हैं। अभी अभी आपने वीडियो में इससे सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को देखते वक्त ये चीजें देखी थी। अब यहाँ पर हम नजर डालते हैं कि क्या होगा कि यदि AS इज मोर देन AD, यानी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, सप्लाई ऑफ जो गुड्स है और सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई वो डिमांड से ज्यादा होती है, यानी सप्लाई एक्सीड करती है डिमांड को। तो फिर उस केस में क्या होगा, अनसोल्ड स्टॉक्स खड़े होने लगेंगे, तो अनसोल्ड स्टॉक्स की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। अब वो जो अनसोल्ड स्टॉक जमा होने लगता है, पाइल अप होने लगता है, उसे क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्शन को कट करने लगते हैं, प्रोडक्शन को कम करने लगते हैं। जब प्रोडक्शन कम होने लगता है तो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि जो अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है वो अनसोल्ड स्टॉक बाहर फिर सप्लाई में जाने लगता है। और फिर क्या होती है, धीरे धीरे एग्रीगेट सप्लाई भी जो है वो घट करके एग्रीगेट डिमांड के बराबर आ जाती है। और इस तरीके से फिर से एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाता है। और ये इक्विलिब्रियम कैसे आया, ये इक्विलिब्रियम आया थ्रू अ चेंज इन आउटपुट। और जब चेंज इन आउटपुट होता है, जैसे ही आउटपुट में चेंज होगा, आउटपुट कम होगी, तो क्या होगा, इनकम भी कम हो जाएगा। अभी हमने एक्स एक्सिस पे देखा है पिछले ग्राफ में कि एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट को या इनकम को या एम्प्लॉयमेंट को शो करते हैं, और अगर ये अज्यूम किया जाता है कि आउटपुट जो है वो एम्प्लॉयमेंट के या इनकम के बराबर ही है, तो इस वजह से यहाँ पर भी जो इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो रहा है, वो कैसे रीस्टोर हो रहा है, आउटपुट में चेंज के वजह से, जैसा अभी हमने देखा वो रीस्टोर हो रहा है। उसी तरीके से अगर एग्रीगेट सप्लाई कम है एग्रीगेट डिमांड से, तो क्या होगा, इस केस में फिर जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है प्रोड्यूसर्स के पास, वो यूज अप होने लगेगा, वो उसकी सप्लाई होगी और वो यूज होने लगेगा। साथ ही साथ ऐसा भी होगा कि प्रोड्यूसर्स कुछ डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, यानी डिमांड तो है लेकिन वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं।
बिकॉज शॉर्ट रन में सप्लाई तुरंत बढ़ाई नहीं जा सकती है। तो फिर क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स दे विल फेस लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, यानी जो डिमांड वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं उसके वजह से उन्हें लॉस हो रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं, उसे मेकअप करने के लिए वो प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू करते हैं। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश में फिर धीरे धीरे एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करती है। वो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होकर के फिर एग्रीगेट डिमांड के बराबर आ जाती है और फिर से इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाता है। और फिर जैसा हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर्ड थ्रू अ चेंज इन आउटपुट, और ये जब भी आउटपुट में चेंज होगा तो याद रखिए इनकम में भी चेंज होता है। अभी तो हमने देखा कि हम इकोनॉमी में जनरल इक्विलिब्रियम को कैसे डिटरमिन करते हैं जब प्राइसेस फिक्स्ड है शॉर्ट रन में। एक और दूसरा अप्रोच है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा इक्विलिब्रियम आउटपुट को डिटरमिन करने का, इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम इनकम को डिटरमिन करने का ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का तरीका, वो भी उस पर भी हम एक बार नजर डालते हैं। तो जैसा सेविंग फंक्शन से हमने सीखा है कि सेविंग क्या है, वो इनकम का फंक्शन है, यानी s इज इक्वल टू फंक्शन y, यानी s जो सेविंग जो है वो इनकम पे डिपेंड करती है। मतलब इनकम अगर बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ती है और इनकम अगर घटता है तो सेविंग भी घटती है। दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, y क्या है फिर, y यानी सॉरी i क्या है, i इज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन में अभी हमने सीखा है, अभी हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस माना जाता है, यानी वो इंडिपेंडेंट है इनकम से, यानी कि इनकम के बढ़ने या घटने का उसका इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड रहती है। और इसी वजह से हम इन्वेस्टमेंट को एक्स एक्सिस के पैरेलल भी शो करते हैं। अब इसी चीज को हम एक टेबल के मार्फत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि लेफ्ट के सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में इनकम या जीडीपी को हमने रखा है, वो करोड़ में है, और इधर उसके बाद कंजम्पशन है वो भी करोड़ में है, फिर सेविंग आती है जो कि करोड़ में है। सेविंग क्या है, इनकम माइनस कंजम्पशन है, जो यानी इनकम जितना भी हमारा इनकम है उससे जो कंजम्पशन के बाद बचता है वो सेविंग के बराबर, वही सेविंग कहलाती है, वही सेविंग होता है। और इस सबसे अंत में राइट साइड में इन्वेस्टमेंट को हमने शो किया। तो आइए इसे देखते हैं, इस पर एक बार नजर डालते हैं। आप देखेंगे कि जब इनकम जीरो है तो आपको पता है कि कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन रहता है हमारा कुछ सर्वाइवल के लिए, तो वो 30 है, जैसा अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। अब यहाँ पे डिस सेविंग होती है, मैंने अभी पहले बताया था। तो डिस सेविंग हो रही है तो फिर क्या हो रहा है, वो माइनस में जा रही है। तो जितना कंजम्पशन हो रहा है वो हमारे पहले की सेविंग से निकल करके आ रहा है। इसलिए अगर कंजम्पशन 30 है जब इनकम जीरो है तो हमारी सेविंग कितनी है, -30 है। और उसमें चूंकि आपने देखा भी है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स्ड होती है, इन्वेस्टमेंट यानी इनकम से डिटरमिन नहीं होती है, इनकम से इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हम इसलिए कहते हैं। तो उस केस में भी इन्वेस्टमेंट 20 है। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मिलकर के टोटल जो डिमांड हो रही है वो कितनी, 30 + 20 यानी 50 की हो रही है। इसी तरीके से जब इनकम जीरो से बढ़ करके 20 पे आ जाता है तो कंजम्पशन बढ़ के 40 हो जाती है। सेविंग हमारा घट गया, मतलब बढ़ गया, यानी -30 से -20 हो गया। -30 से -20 वो बढ़ने की वजह से हुआ, और ये बढ़ना क्यों हुआ है, क्योंकि इनकम बढ़ी है। इनकम बढ़ी है तो हमारी डिस सेविंग घट गई है, डिस सेविंग घट गई है तो वो दिख रहा है -30 से -20 हो गई, और इन्वेस्टमेंट एज इट इज 20 पे बरकरार रहता है। तो 20 से 40, फिर 40 से 60, 60 से 80, 80 पे जब हम आते हैं तो कंजम्पशन कितना है, 70 है हमारा, और सेविंग कितना है, 10 है। क्यों, 80 - 70 होगा ना, ये अभी आपने फॉर्मूला ऊपर देखा था, S = Y - C, यानी सेविंग कितना है, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो इनकम हमारी 80 है तो कंजम्पशन अगर 70 है तो सेविंग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 है। अब जब हम 100 पे आते हैं, जब हमारा इनकम 100 होता है, 100 करोड़ होता है, तो कंजम्पशन कितना है, बढ़ करके वो 80 पे आ जाता है। जब 80 पे आ जाता है वहां पे सेविंग कितनी हो रही है, 20 हो रही है, और जब सेविंग 20 हो रही है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या है, 20 है। अब ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर बराबर है। तो जितना हमारा इनकम था उसमें से जो हमने कंज्यूम किया और जो बाकी बचा वो सेव किया। तो कंज्यूम कितना किया, हाँ, इनकम तो हमारा 100 है, कंज्यूम हमने कितना किया, कंज्यूम हमने 80 किया, और सेव कितना किया, 20 किया, और जितना सेव किया है उतना ही वो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है।
तो अब इकोनॉमी में सभी लोग, सभी कम्युनिटी ये कोशिश करती है कि जितना इनकम है उस इनकम में से उनका जितना भी कंजम्पशन हो रहा है उस कंजम्पशन को काट करके जो सेविंग हो रही है वही सेविंग फिर इन्वेस्टमेंट, उनके इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। यानी जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाती है तो उस लेवल पे जो कंजम्पशन होता है उस कंजम्पशन के साथ साथ जो इनकम है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाता है इकोनॉमी का। यानी इकोनॉमी कोशिश करती है कि इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो इस इनकम पे जैसा अभी हमने देखा कि 100 के लेवल पे कंजम्पशन 100 180 है और वो सेविंग 20 है, इन्वेस्टमेंट भी 20 है, दोनों बराबर हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो इसके द्वारा इक्विलिब्रियम का निर्धारण होता है, इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन होता है। कहां पर? जहां पे S इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 20 करोड़ एंड GDP इज इक्वल टू 100 करोड़। अब इस सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के द्वारा जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है उसको ग्राफ के द्वारा भी हम शो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने इनकम रखा है और वाई एक्सिस पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है 20 0 से 20 20 से 40 40 से 60 60 से 80 हो रहा है। तो आपने देखा था जब पिछले टेबल में कि जब हमारा इनकम 0 था तो भी हमारा कंजम्पशन 30 था। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन 30 होने की वजह से वो डिस सेविंग हो रही थी, यानी सेविंग माइनस में थी, तो वो -30 हमारा सेविंग था। और इन्वेस्टमेंट चूंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो इनकम से इंडिपेंडेंट है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ने के साथ साथ घटती बढ़ती नहीं है और वो बिल्कुल फिक्स्ड रहती है 20 पे। तो उस वक्त जब हमारा इनकम 0 है तो इन्वेस्टमेंट भी 20 है और हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से सेविंग वो -30 पे है, डिस सेविंग हो रही है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, यहाँ से 20 से 40 हुआ, 40 से 60 हुआ, तो 60 पे आकर के क्या होता है, हमारी जो सेविंग है वो माइनस से बढ़ते बढ़ते अब 0 पे आ गई है। यहाँ पे सेविंग 0 हो रही है लेकिन यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट अभी भी 20 है। अब जब हम फिर से आगे बढ़ते हैं 60 से जब हम 100 पे आते हैं, तब जब हमारा इनकम लेवल 100 है तो यहाँ पे सेविंग भी 20 हो रही है और आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी 20 है। तो ये ग्राफ जो सेविंग का ग्राफ कर्व है, सेविंग का की जो लाइन है वो इन्वेस्टमेंट के लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम यानी ई डिसाइड हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 20 है, उसी जगह पे सेविंग भी 20 हो गई और इनकम क्या है 100 है। तो इस पॉइंट पे फिर हमारा ये इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो इसे हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के द्वारा पहले जैसा अभी मैंने दिखाया था टेबल से कैसे शो कर सकते हैं और उसी को हम फिर ग्राफ के द्वारा भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अभी हमने देखा। अब फटाफट इस पे भी नजर डाल लें कि इस सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अंदर में अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो फिर क्या होगा। तो अगर सेविंग इज हायर देन इन्वेस्टमेंट तो फिर क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है इकोनॉमी में वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप सेव करने लगोगे तो एक्सपेंडिचर कहाँ से होगी, फिर खर्च भी तो नहीं होगा ना। तो जब खर्च नहीं होगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होती है, इकोनॉमी में लेस हो जाती है। क्या चीज से लेस होती है, वो उससे लेस होती है जो कि जरूरत होती है पूरे प्लान्ड आउटपुट को परचेज करने के लिए। यानी प्रोड्यूसर्स ने जितनी आउटपुट प्लान कर रखी है उसको परचेज करने के लिए कंज्यूमर के द्वारा जितनी एक्सपेंडिचर की जानी चाहिए वो नहीं हो रही है, और वो नहीं होती है तो फिर क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन कम होने से अनसोल्ड स्टॉक खड़ा होने लगता है। कुछ स्टॉक जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स जो है, कुछ गुड्स जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो अनसोल्ड रहेंगे और वो अनसोल्ड स्टॉक के रूप में प्रोड्यूसर्स के पास पाइल अप होने लगेगा। उससे क्या होगा कि फिर प्रोड्यूसर्स आउटपुट कम करते हैं, आउटपुट कम करने की वजह से धीरे धीरे जो अनसोल्ड स्टॉक है वो निकलने लगता है। अब जब आउटपुट कम होगा तो ये जानी हुई बात है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में जब भी आउटपुट कम होगा तो वो इनकम को रिड्यूस कर देता है। जब इनकम रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी सेविंग भी कम हो जाएगी। जैसा अभी आपने ग्राफ में या टेबल में देखा है कि कम इनकम पे सेविंग भी कम होती है। तो इनकम कम होने से सेविंग कम हो जाएगी, तो सेविंग जब कम हो जाएगी तो वो क्या होगा, सेविंग घट करके फिर इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। तो जब जहां पे सेविंग घट करके इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी वहां पर फिर से एक नया इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो जाएगा और वो इक्विलिब्रियम फिर कंटिन्यू करेगा शॉर्ट टर्म में टू सेक्टर इकोनॉमी में, जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर रहेंगे
और वो फिर क्या है, पहले की तुलना में फिर इनकम लेवल कम हो जाता है। कम लो लेवल ऑफ इनकम पे फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होकर के नया इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। अब अगर सेविंग मान लीजिए कम है इन्वेस्टमेंट से, तो फिर क्या होगा, तो इस केस में जब सेविंग कम है तो फिर क्या हो रहा है, पैसा जो हमारा इनकम है वो बाकी हिस्सा फिर वो एक्सपेंड होगा, खर्च होगा। तो इस केस में क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी विल बी ग्रेटर देन व्हाट इज नीडेड टू बाय द प्लान्ड आउटपुट। यानी प्रोड्यूसर्स ने जो प्लान कर रखा है आउटपुट, उसको परचेज करने के लिए जितनी एक्सपेंडिचर होनी चाहिए उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रही है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। यानी जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, वो सप्लाई से ज्यादा ऊपर चली जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड विल बी हायर देन एग्रीगेट सप्लाई। फिर क्या होगा, प्रोड्यूसर्स विल सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, यानी वो कुछ डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाने की वजह से वो लॉस सफर करेंगे। तो उस लॉस को मेकअप करने के लिए वो क्या होता है, हायर आउटपुट डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं। हायर आउटपुट के वजह से फिर क्या होगा, इनकम, जब आउटपुट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ता है, और फिर इनकम बढ़ने से सेविंग्स भी बढ़ती है। तो हायर आउटपुट विल इंक्रीज द इनकम लेवल एंड हायर इनकम विल इंक्रीज द सेविंग्स लेवल। फिर क्या होगा उसके वजह से कि सेविंग जो है फिर से इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, और जैसे ही सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी तो फिर से हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल डिटरमिन हो जाएगा। तो नया इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल जो है वो हायर इनकम पे, पहले की तुलना में हायर इनकम पे वो नया इक्विलिब्रियम फिर डिसाइड होता है। तो इस तरीके से अभी हमने देखा कि सेविंग इन और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अप्रोच के द्वारा भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आउटपुट को निर्धारण करने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आउटपुट सेविंग और इन्वेस्टमेंट के इक्विलिब्रियम के द्वारा भी डिसाइड होती है। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होती है।